नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वायुदाब पेटियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और वायुदाब पेटियां कितने प्रकार की होती हैं, पृथ्वी पर इनका वितरण किस प्रकार से होता है, ये हमने सीखा हुआ था। आज के लेक्चर में हम एक एक वायुदाब पेटी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमने वायुमंडल में वायुदाब पेटियों के बारे में पिछली क्लासों में जो सीखा है, जैसे हमने ये सीखा है कि हमारे ग्लोब पर वायुदाब पेटियों का वितरण 7 प्रकार से होता है। इसमें विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है, और दूसरा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है और ये दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। फिर तीसरी वायुदाब पेटी हमने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो कि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पाई जाती है। और फिर लास्ट जो वायुदाब पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पाई जाती है। इन वायुदाब पेटियों के दाब के निर्धारण के बारे में भी हमने पिछली क्लासेज में सीखा है कि इन 4 वायुदाब पेटियों में से 2 वायुदाब पेटियों के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। जैसे विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी एक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, अर्थात इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्षेत्रों में आमतौर पर पूरे वर्ष सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर लो प्रेशर होता है। दूसरा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यह वायुदाब पेटी भी एक तापजन्य वायुदाब पेटी है और क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है और कम तापमान के कारण यहाँ पर वायुदाब उच्च होता है। जो 2 वायुदाब पेटियां हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि इन वायुदाब पेटियों के दाब के निर्धारण में तापमान की भूमिका नहीं होती है और इन वायुदाब पेटियों के दाब का निर्धारण पृथ्वी के रोटेशन के से निर्धारित होता है। और जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का उच्च दाब इसलिए होता है क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों की वायु और उपध्रुवीय क्षेत्रों की वायु 30 से 35 के बीच में अवतलित होती है, इसलिए इस वायुदाब पेटी का दाब उच्च होता है। देखिए, विषुवतरेखीय क्षेत्रों की जो गर्म हवा है उस गर्म हवा का आरोहण होता है, यानी हवा गर्म होती है, यहाँ की हल्की होकर के ऊपर की ओर जाती है और ये वायु क्षोभ सीमा तक पहुँचती है। क्षोभ सीमा से उत्तर और दक्षिण मुड़ती है। इसकी एक शाखा ठंडी होकर के 30 से 35 पर उतर रही है उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरी शाखा ठंडी होकर के 30 से 35 पर उतर रही है। चूँकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा ठंडी होकर के दोनों गोलार्धों में 30 से 35 पर उतरती है, इसीलिए इस वायुदाब पेटी का दाब उच्च होता है। साथ ही साथ जो उपध्रुवीय जो क्षेत्र है, सब पोलर रीजन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ की हवा बाहर की ओर डिस्पर्स होती है और ये बाहर की ओर डिस्पर्स होकर के क्षोभ सीमा पर पहुंच करके इसकी एक शाखा 30 से 35 पर उतरती है और दूसरी शाखा 80 से 90 पर उतरती है। तो हम ये देख रहे हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का जो उच्च वायुदाब है
वो असल में तापमान के द्वारा ना हो करके जो है हवाओं के अवतलन के द्वारा है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों की वायु और उपध्रुवीय क्षेत्रों की वायु दोनों गोलार्धों में 30 से 35 पर उतरती है। इसलिए उच्च तापमान होने के बावजूद भी इस वायुदाब पेटी का दाब उच्च होता है। तो ये जो है वायुदाब पेटियां हैं और तापमान के आधार पर कुछ वायुदाब पेटियों के दाब का निर्धारण होता है और दूसरा रोटेशन के द्वारा भी कुछ वायुदाब पेटियों के वायुदाब का निर्धारण होता है। इधर ये जैसे फेरल सेल या हेडली सेल और ध्रुवीय सेल, ये बेटा ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का त्रिकोशीय परिसंचरण, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो हवाएं हैं वो सतह पर भी चलती हैं और सतह के ऊपर भी चलती है। सतह पर चलने वाली हवाओं को सामान्य तौर पर हम हवा बोलते हैं और सतह के ऊपर चलने वाली हवाओं को हम पवन या विंड बोलते हैं। और पवनों में, हवाओं में सतह और वायुमंडल के ऊपर चलने वाली हवाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सतह पर हमारी हवाएं चलती हैं, सतह के ऊपर भी हवाएं चलती है। और इस ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें 3 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक है फेरल सेल या फेरल कोशिका, दूसरा है हेडली सेल और तीसरा है ध्रुवीय सेल। अगर फेरल सेल पूछा जाए कि फेरल सेल किनके बीच में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर जो सेल पाई जाती है उसको फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। तो फेरल सेल किनके बीच में पाई जाती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में फेरल सेल पाई जाती है। हेडली सेल किनके बीच में पाई जाती है? हेडली सेल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में हेडली सेल पाई जाती है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में हेडली सेल पाई जाती है। तीसरी है ध्रुवीय सेल, पोलर सेल, ध्रुवीय सेल। दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में जो सेल पाई जाती है उसे ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है। और फेरल सेल, हेडली सेल और ध्रुवीय सेल ये सम्मिलित रूप से वायुमंडल की त्रिकोशीय जो है संचरण का निर्धारण करते हैं। यानी ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंतर्गत फेरल सेल को शामिल किया जाता है, हेडली सेल को शामिल किया जाता है और ध्रुवीय सेल को शामिल किया जाता है। और ये जो हवाएं हैं, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा जब क्षोभ सीमा पर पहुंचती है तो उत्तर और दक्षिण मुड़ती है और फिर इसके बाद में 30 से 35 पर ठंडी होकर के नीचे उतरती है। तो ये जो हवाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं इन्हें ही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। जैसे जेट स्ट्रीम यदि पूछा जाए जेट स्ट्रीम क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि क्षोभ सीमा में अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो एक जेट स्ट्रीम, यही हवाएं मिलकर के जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। हालांकि जो जेट स्ट्रीम है, जब हम भारत की जलवायु वगैरह पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और यही जेट स्ट्रीम रोसबी वेव्स यानी रोसबी तरंगों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको भी हम डिटेल में इसका आगे चल करके अध्ययन करेंगे। और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसका भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं
तो कोटेश्वरम के द्वारा दिए गए जेट स्ट्रीम थ्योरी को हम पढ़ते हैं। और जो भारतीय जलवायु की उत्पत्ति से संबंधित कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत है वो वास्तव में पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करता है। और इन पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति तिब्बत के पठार के गर्म होने से होती है। जब तिब्बत का पठार गर्म होता है तो तिब्बत के पठार से गर्भ हवाएं संवहनी तरंगों के रूप में नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं और यही पूर्वी जेट स्ट्रीम बनाने का काम करती है। और यही पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, आइए हम एक एक अब इन वायुदाब पेटियों का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये भी आपको सीखना है कि ये वायुदाब पेटियां सामान्य तौर पर स्थिर नहीं होती हैं और इन वायुदाब पेटियों में लगातार रूप से मूवमेंट होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण या सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। जब हम मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति के बारे में सीखेंगे तो फिर इन वायुदाब पेटियों की शिफ्टिंग भी सीखेंगे, यानी वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण भी सीखेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये वायुदाब पेटियां पूरे वर्ष आपको इन्हीं अक्षांशों पर मिलेगी तो ऐसा नहीं है। ये एक आदर्श स्थिति है और आप कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती है तो फिर ये वायुदाब पेटियां हमें इन्हीं अक्षांशों पर मिलती है। लेकिन 21 मार्च के बाद में और 23 सितंबर के बाद में ये वायुदाब पेटियां ऊपर और नीचे खिसकती हैं। जैसे 21 मार्च के बाद में जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगती है तो जहाँ जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती जाती हैं ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी वहीं स्थानांतरित होती जाती है। फलस्वरूप उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी कुछ ऊपर की ओर जाती है। तो ये वायुदाब पेटियाँ स्थिर नहीं होती हैं और इनकी शिफ्टिंग होती रहती है, इनका स्थानांतरण होता रहता है। आगे चल करके हम इनके स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग को भी सीखेंगे। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से जो पॉइंट आपको परीक्षाओं के लिए नोट करना है, जहाँ तक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का सवाल है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसमें सबसे पहला कि सामान्य तौर पर इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। यह आपको सीखना है। दूसरा आपको ये सीखना है कि इस वायुदाब पेटी को डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये डोलड्रम कभी पूछा जाए कि डोलड्रम क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डोलड्रम, तो आप बताएंगे कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ही डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। और डोलड्रम की विशेषता होती है कि यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आमतौर पर शांत पवन होती हैं। यहाँ पर शांत पवन, तो निम्न दाब और शांत पवन का जो क्षेत्र होता है उसे ही डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। तीसरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में यह है कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं इसी पेटी में आकर मिलती हैं। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं इसी पेटी में आकर मिलती हैं। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं इसी पेटी में आकर के मिलती हैं। जैसे आप पढ़ेंगे व्यापारिक हवाएं, ऐसी हवाएं जो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं को व्यापारिक हवाओं के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेड विंड क्या है? ट्रेड विंड उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली हवाओं को ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे हैं
कि ये ट्रेड विंड, ये दोनों गोलार्धों की, उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड और दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड आपस में कहां पर मिल रही हैं? ये मिल रही हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में मिल रही हैं। अब दूसरा सवाल है कि यदि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसक जाए या दक्षिण की ओर खिसक जाए तो क्या तब भी दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर आकर के मिलेंगी? जी नहीं। जहां जहां ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा वहीं पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं मिलेंगी। सपोज दैट जैसे जून के महीने में 21 जून के आसपास ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जिसे हम आगे चल करके एक और अन्य नाम से जानेंगे ITCZ, ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ये जून के महीने में 21 जून के आसपास जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ये भारत में थार के मरुस्थल, गंगा की घाटी और तीज जो है कर्क रेखा के आसपास ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी स्थानांतरित हो जाती है। तो दक्षिण गोलार्ध की ये हवाएं इन उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं से मिलने के लिए भारत में थार के मरुस्थल और गंगा की घाटी तक जाती हैं, यानी कर्क रेखा तक ये हवाएं जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं। तो तात्पर्य ये है कहने का कि जहां जहां पर ये वायुदाब पेटी जाएगी वहीं वहीं पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं आपस में कन्वर्ज करेंगी। तो तीसरा पॉइंट इसमें आपने सीखा कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं इसी पेटी में आकर के मिलती है और इसी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ITCZ के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ITCZ क्या है? सामान्य तौर पर हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जहां पर निम्न वायुदाब होता है और जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं आकर के मिलती है उसे ही ITCZ के नाम से जाना जाता है। तो ITCZ क्या है? ठीक है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, पृथ्वी पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र और साथ ही साथ दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं जहां पर कन्वर्ज करे, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं जहां पर कन्वर्ज करे, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं जहां पर कन्वर्ज करें वही क्षेत्र ITCZ के नाम से जाना जाता है। जैसे 21 मार्च को यह ITCZ पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है। तो और उसी प्रकार से जून के महीने में ये जो ITCZ पेटी है वो आपकी कर्क रेखा के आसपास स्टेब्लिश हो जाती है। तो ITCZ क्या है आप बताएंगे कि हमारी पृथ्वी पर निम्न वायुदाब का यह क्षेत्र होता है, और जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं आपस में कन्वर्ज होती हैं इसे ही ITCZ के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय तब हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आमतौर पर जो विषुवत रेखीय पेटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, लेकिन ये जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है वो दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक स्टेब्लिश हो जाती है। तो अगर ये पेटी कर्क रेखा के आसपास
इस्टेब्लिश हो गई, तो फिर इसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहना थोड़ा सा अनुचित प्रतीत होता है, और इसके लिए तब एक नया नाम जो है दिया गया है, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हमारी पृथ्वी पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं, उसी को ही ITCZ के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से सीखनी है। और इक्वेटोरियल नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिख सकते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, कि यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी है। यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी है। यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी। यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी है, जिसके दाब का निर्धारण ताप के द्वारा होता है। जिसके दाब का निर्धारण ताप के द्वारा होता है। जिसके दाब का निर्धारण ताप के द्वारा होता है। जिसके दाब का निर्धारण ताप के द्वारा होता है। और चूंकि इक्वेटोरियल क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर पाया जाता है, इक्वेटोरियल क्षेत्रों में पूरे साल सूर्य की किरणें लगभग सीधी रहती हैं, इसलिए पूरे साल इक्वेटोरियल क्षेत्रों में उच्च तापमान होता है। और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर प्रेशर होता है लो प्रेशर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से। नेक्स्ट जो हमारी वायुदाब पेटी है वह है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसमें पहला पॉइंट इसकी लोकेशन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आप देखिए, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में पाई जाती है, इसलिए इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में ये वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये वायुदाब पेटी पाई जाती है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यह वायुदाब पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी है। यह वायुदाब पेटी गतिजन्य। यह वायुदाब पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी है। यह वायुदाब पेटी गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। और डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट किन्हें कहते हैं? जिनके दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अर्थात इस पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा नहीं होता। इस पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा नहीं होता। इस पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा नहीं होता। और वैसे तो आपको बताया गया है कि सामान्य तौर पर 30 से 35 वाले जो एरिया होते हैं, 30 से 35 वाले जो एरिया होते हैं
वहाँ पर वर्ष के 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल उच्च तापमान रहता है। ठीक है, 30 से 35 वाले जो क्षेत्र होते हैं ये उपोष्ण क्षेत्र होते हैं बेटा, और यहाँ पर 1-2 महीनों को छोड़ करके वर्ष के पूरे साल उच्च तापमान रहता है। तो सैद्धांतिक तौर पर यहाँ पर निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निम्न वायुदाब ना होकर के उच्च वायुदाब है। तो इसीलिए यह स्पष्ट हुआ कि इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा नहीं होता है। तो फिर कौन इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण करता है? आप यहाँ से समझ सकते हैं कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा, विषुवतरेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा 30 से 35 पर अवतलित हो रही है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है। और आपको पढ़ाया भी गया है कि जहाँ से हवा का आरोहण होता है, जहाँ से हवा का आरोहण होता है, जहाँ से हवा का आरोहण होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, और ये हवा ठंडी होकर के जहाँ पर नीचे उतरती है वहाँ के प्रेशर को बढ़ा देती है। तो ये हवा विषुवतरेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा 30 से 35 पर उतरती है, अवतलित होती है, इसलिए इस वायुदाब पेटी का दाब उच्च होता है। तो स्पष्ट है कि इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा ना होकर के जो है वायु के अवतलन के द्वारा होता है। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण दोनों गोलार्धों की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये अश्व अक्षांश क्या होता है। जैसे होता क्या था बेटा कि आप ऐसे समझो कि इस वायुदाब पेटी का कुछ हिस्सा स्थल भाग पर होगा, और इस वायुदाब पेटी का कुछ हिस्सा जलीय भाग पर होगा। इस वायुदाब पेटी का कुछ हिस्सा स्थल भाग पर होगा और इसका कुछ हिस्सा जलीय भाग पर होगा। जैसे ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लीजिए 30 से 35 वाला क्षेत्र ये है। सपोज दैट ये 30 से सपोज दैट ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 के बीच में पाई जाती है। तो ये पूरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है। अब आप देख रहे हैं कि इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का कुछ भाग महाद्वीप से गुजर रहा है, इसका कुछ भाग महाद्वीप से गुजरता है और कुछ भाग इसके महासागर से गुजरते हैं। जैसे इसी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का ये वाला भाग महासागर से गुजर रहा है और इसी का ये वाला भाग भी महासागर से गुजर रहा है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के वे भाग जो महाद्वीपों से होकर के गुजरते हैं, यहाँ पर इन महाद्वीपों वाले भागों में आमतौर पर मरुस्थल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे हमारी पृथ्वी में ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं वो कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में मिलते हैं। और इसका रीजन बताते हैं अभी ऐसा क्यों होता है। तो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में मिलते हैं
ठीक है। अब मरुस्थल तो महासागरों में तो मरुस्थल मिलेंगे नहीं। मरुस्थल कहाँ पर होगा? जहाँ पर महाद्वीप होंगे, जहाँ पर स्थलखंड होगा वहाँ पर मरुस्थल होगा। इस वायुदाब पेटी का महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी वह इस वायुदाब पेटी का वह हिस्सा जो महासागरों में पड़ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर यह प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आमतौर पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाती हैं। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट गुजरती है वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से तात्पर्य है कि यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, आसमान में बादल नहीं होंगे, मेघ नहीं होंगे, वर्षा नहीं होगी और हवाएं भी शांत होंगी। तो आसमान स्वच्छ हो, बादल ना हो, हवाएं शांत हो, तो इसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो फिर यहाँ पर मरुस्थल हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहाँ पर पाई जाएंगी? जहाँ पर वायु का अवतलन होता है, जहाँ पर वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाती हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी पृथ्वी पर 30 से 35 के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर विषुवतरेखीय क्षेत्रों की वायु अवतलित हो रही है और साथ ही साथ उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु भी अवतलित हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरफ यहाँ पर ये जो 30 से 35 वाला एरिया है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों की गर्म हवा क्षोभ सीमा पर जाकर के ठंडी होती है और ये 30 से 35 पर उतर रही है, अवतलित हो रही है। इस साथ ही साथ ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों की जो हवा है वो भी इसी पेटी में ही अवतलित हो रही है। तो यहाँ पर दो क्षेत्रों की वायु अवतलित हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? इस पूरी पेटी में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाएंगी। और इसका महाद्वीपों पर परिणाम ये होगा कि महाद्वीपों पर तो बन जाएंगे मरुस्थल। महासागरों पर इसका प्रभाव क्या होगा बच्चा कि महासागरों पर प्राचीन काल में अगर इस क्षेत्र में कोई जहाज आता था तो यहाँ पर हवाएं शांत होने के कारण जहाज़ों के नेविगेशन में समस्या उत्पन्न होती थी। जैसे जो हवाएं होती हैं वो जहाज़ों के नेविगेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जहाज़ों को तट से दूर ले जाना हो, जहाज़ों को तट की ओर लाना हो, जहाज़ को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो, तो इनमें हवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो जहाज़ है वो हवाओं के सहारे प्राचीन काल में एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने का काम करते थे। तो जहाज़, मान लीजिए ये जहाज़ अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और ये जहाज़ आते आते जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हवाएं शांत मिलेंगी यहाँ पर। और जब हवाएं यहाँ पर शांत मिलेंगी तो इस जहाज़ को नेविगेट होने में समस्या का सामना करना पड़ता था। तो जो जहाज़ के जो नाविक वगैरह होते थे वो जहाज़ के भार को कम करने के लिए इसी क्षेत्र में कुछ घोड़ों को गिरा देते थे, ठीक है। जहाज़ के नाविक वगैरह जहाज़ के भार को कम करने के लिए यहीं पर घोड़ों को गिरा देते थे जिससे जहाज़ का भार कम हो सके और जहाज़ों के नेविगेशन में आसानी हो सके। तो तभी से इस पेटी का नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। तो आपसे पूछा जाए कि अश्व अक्षांश क्या है तो आप बताएंगे कि दोनों गोलार्धों की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को ही अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखे रहे। तो लेकिन अश्व अक्षांश कौन कहलाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का वह भाग जो महासागरों में विस्तारित है उसी को ही हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इस पेटी का वह भाग जो महाद्वीपों में है, जैसे यहाँ पर है महाद्वीपों में है, तो इससे अश्व अक्षांश का कोई भी लेना देना नहीं है। केवल हॉर्स लैटिट्यूड, यही भाग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। तो इतनी बातें आपको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में सीखनी है। और अगर पूछा जाए कि उपोष्ण उच्च वायुदाब का कारण है हवा का अवतलन, वायु का अवतलन। उपोष्ण
उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब के, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी के उच्च दाब का कारण है, उच्च दाब का कारण है, उच्च दाब का कारण है हवाओं का अवतलन, हवाओं का अवतलन, हवाओं का अवतलन या अवरोहण, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ एयर, डिसेंडिंग या सब्सिडेंस ऑफ एयर, डिसेंडिंग और सब्सिडेंस ऑफ एयर। ठीक, ये जानकारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। लोकेशन आप जानते ही है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 के बीच में पाई जाती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये वायुदाब पेटी भी गतिजन्य वायुदाब पेटी नहीं है, बल्कि तापजन्य वायुदाब पेटी नहीं है, बल्कि गतिजन्य वायुदाब पेटी है। तो पहला पॉइंट इसमें यही सीखिएगा आप कि यह वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो आप बताएंगे दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह वायुदाब पेटी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि यह वायुदाब पेटी भी गतिजन्य वायुदाब पेटी है, गतिजन्य वायुदाब पेटी है। यह वायुदाब पेटी भी गतिजन्य वायुदाब पेटी है, अर्थात इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण भी ताप के द्वारा नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो हम लिखेंगे कि इस वायुदाब पेटी के निम्न दाब का कारण, इस वायुदाब पेटी के निम्न दाब का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। निम्न दाब का कारण पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक है, तो रोटेशन के कारण यहाँ की वायु डिस्पर्स होती है, अर्थात फैलती है। यहाँ की वायु डिस्पर्स होती है, बाहर की ओर डिस्पर्स होती है। ठीक है, और जब हवा बाहर की ओर डिस्पर्स होगी, तो स्वाभाविक है प्रेशर कैसा होगा बेटा, प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और वास्तव में जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वायुदाब पेटी 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। और आप अगर वर्ल्ड में 60 से 65 के बीच में जाएं तो आपको 60 से 65 में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होने के बजाय यहाँ पर टेम्परेचर कैसा मिलता है, लो मिलता है, लो टेम्परेचर है। जैसे अगर आप ग्रीनलैंड पर चले जाएं तो तापमान निम्न मिलेगा, या आप नॉर्वे में चले जाएं, स्वीडन में चले जाएं, फिनलैंड में चले जाएं, अलास्का में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, या रूस के साइबेरिया में चले जाएं। ठीक है, क्योंकि ये 60 से 65 वाले एरिया कहाँ हैं,
ठीक है। अगर आप 60 से 65 में जाएंगे तो आपको अलास्का मिलेगा, आपको कनाडा का ऊपरी भाग मिलेगा, आपको नॉर्वे मिलेगा, आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, आपको स्वीडन मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा, आइसलैंड मिलेगा, साइबेरिया वगैरह मिलेंगे। और ये सब प्लेस आप जानते हैं कि यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। लो सर्दियों में तो तापमान और भी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है। और अगर टेम्परेचर कम होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम रिलेशन जानते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर लो टेम्परेचर है तो फिर हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा। तो लो टेम्परेचर के कारण वास्तव में होना क्या चाहिए कि यहाँ का वायुदाब निम्न ना होकर के हाई होना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रेसिप्रोकल संबंध होता है। तो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन हाई व्यवहारिक तौर पर यहाँ पर हाई प्रेशर ना होकर के लो प्रेशर होता है। तो इसका कारण तो ये मतलब कंफर्म है कि इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा ना होकर के पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और जब पृथ्वी रोटेट करती है तो इस क्षेत्रों की जो हवा है वो बाहर की ओर फैलती है, ठीक है। जैसे हमने जो है डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया इसको, इन क्षेत्रों की हवा बाहर की ओर फैलती है, और बाहर की ओर जब फैलती है तो इसकी एक शाखा 30 से 35 पर जाकर उतरती है, और इसकी दूसरी शाखा 80 से 90 पर उतरती है, और ये यहाँ पर एक सेल बन जाती है जिसको ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और जहाँ तक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का सवाल है तो ये बहुत आसान है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, और यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी है, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। और क्योंकि इस वायुदाब पेटी के दाब का निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी तो हवा अवतलित हो रही है, यहाँ पर भी हवा अवतलित हो रही है, और हवा के अवतलन के कारण ही यहाँ उच्च वायुदाब है, बट ऐसा नहीं है। हवा के अवतलन के कारण यहाँ का उच्च वायुदाब नहीं होता बेटा, बल्कि वास्तव में लो टेम्परेचर के कारण 80 से 90, बिल्कुल आप पोल पर पहुंच गए, 80 से 90 के बीच में लो टेम्परेचर होता है, और इसीलिए यहाँ का वायुदाब उच्च पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी वायुदाब पेटियाँ। आगे हम वायुदाब पेटियों का शिफ्टिंग सीखेंगे, और आगे के लेक्चरों में आपको पवनें पढ़ाई जाएंगी। जैसे 3 प्रकार की हवाएं हम लोग पढ़ेंगे। पहला परमानेंट विंड, जिनकी दिशाएं पूरे साल एक जैसी रहती हैं, और इन परमानेंट विंड को हम लोग ट्रेड विंड के रूप में पढ़ेंगे, वेस्टर्लाइज के रूप में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पोलर विंड के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा वेरिएबल विंड्स होती हैं। अब वेरिएबल विंड्स ऐसी हवाएं जो समय के साथ में अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, उनको वेरिएबल विंड्स कहा जाता है। वेरिएबल विंड्स के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानसूनी विंड्स आती हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं, और इन मानसूनी हवाओं को हम 2 भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा, इसमें हम समुद्री समीर, स्थलीय समीर यानी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ेंगे, ये भी वेरिएबल विंड्स हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय समीर और घाटी समीर, यानी माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, जिन्हें कैटाबोलिक और एनाबोलिक पवनों, कैटाबेटिक और एनाबेनिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की वेरिएबल विंड्स, और कुछ स्थानीय हवाएं पढ़ेंगे जैसे चिनूक, फॉन, सिमूम, सामल या मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजार्ड, ये तमाम प्रकार की जो है 35 से 40 प्रकार की हम लोग करीब स्थानीय हवा पढ़ेंगे, लोकल विंड पढ़ेंगे। और इन्हीं लोकल विंड में एक लू भी जो है बेटा हम लोग पढ़ेंगे। लू के बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस समय भारत में गर्मियों के महीने में अत्यंत तीव्र गति से जो गर्म और शुष्क हवा प्रवाहित होती हैं, उन्हीं को लू के नाम से जाना जाता है। और आगे के लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
बल पढ़ेंगे, जिसे विक्षेप बल, डिफ्लेक्शन फोर्स या कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ फेरल का नियम भी पढ़ेंगे कि फेरल का नियम क्या होता है, क्योंकि हवा हमारी सतह पर, हमारी पृथ्वी पर जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं मुड़ती भी हैं बेटा। ये रोटेशन के कारण होता है। अगर हमारी पृथ्वी रोटेट नहीं कर रही होती तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, लेकिन हवाएं कुछ मुड़ करके चलती हैं, डिफ्लेक्ट होकर के चलती हैं, और ये सब पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। तो हवाओं को मोड़ने के लिए जो बल जो है आवश्यक है, या हवाओं के मुड़ने के पीछे जो बल काम करता है, उसी बल को ही विक्षेप बल के नाम से जानते हैं। और इस बल का पता कोरियोलिस ने लगाया, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इस बल को कोरियोलिस बल के नाम से भी जाना जाता है। और कोरियोलिस बल के बाद में फिर फेरल का नियम आता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। ये फेरल का नियम है। तो आगे हम इसको कैसे बताएंगे कि हवाएं की डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, किसी हवा की डायरेक्शन कैसे निर्धारित की जाती है, ये तमाम सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।